अबूझमाड़ के जंगल के अंदर की पूरी सच्चाई। कैसी है नक्सलियों की अघोषित राजधानी? बिना सड़क, स्कूल, अस्पताल, कैसा है आदिवासियों का हाल? क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं नक्सली और आदिवासी? पुलिस को देख क्यों भागने लगते हैं लोग? अबूझमाड़ कैसे बना नक्सलियों का ऐशगाह? नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप से लेकर जवानों के कैंप तक खुद नक्सलियों और आदिवासियों की जुबानी। अबूझमाड़ आबाद या बर्बाद? नक्सलवाद। अबूझमाड़ भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वहां नक्सलियों का आतंक है। जानकार उसे नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहते हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। न तो वहां पुलिस वाले जा सकते हैं और न ही देश का कोई और नागरिक। ऐसे में पहली बार जी मीडिया के रिपोर्टर ने अबूझमाड़ की पहेली सुलझाने की कोशिश की है। देखिए अबूझमाड़ का क्या है हाल। दूर तक सिर्फ जंगल और सन्नाटा। सड़क के नाम पर जगह जगह गड्ढे। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला ये पूरा इलाका अबूझमाड़ है। अबूझ मतलब जिसे आज तक समझा नहीं जा सका, और माड़ मतलब जंगल और पहाड़ों से घिरा इलाका। दोनों को मिलाकर बना है अबूझमाड़। आज भी अबूझमाड़ को नक्सली और आदिवासियों के अलावा कोई नहीं समझ पाया है। जहां पुलिस और जवान भी जाने से कतराते हैं, जहां सिर्फ नक्सलियों के हुक्म की तामील होती है, जहां बाहर से आने वाले शख्स को हर कदम पर मौत की आहट सुनाई देती है। अबूझमाड़ 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल है, जिसमें आदिवासियों के करीब 200 गांव होने का अंदाजा है। अबूझमाड़ का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी है। अबूझमाड़ को नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता है। इसी को जानने और समझने के लिए जी मीडिया के रिपोर्टर अभिषेक झा और कैमरामैन अभिषेक पटस्कर कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद अबूझमाड़ के जंगल में घुसे। अबूझमाड़ में आप सिर्फ नक्सलियों के आदेश मिलने के बाद ही आगे जा सकते हैं। जी मीडिया के कैमरामैन और रिपोर्टर बाइक के सहारे नक्सलियों के इस किले को जानने के लिए एक अंतहीन सफर पर निकले थे। रास्ते में कभी नाले तो कभी खतरनाक नक्सलियों से सामना हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। कहीं किसी आदिवासी का घर मिलता तो ऐसा लगता जैसे इस जंगल के जाल में इंसान ही हैं।
लेकिन वहां लाल सलाम और ऐसे नक्सलियों के नाम लिखे थे जो पुलिस की गोली से मारे गए थे। नक्सली उन्हें शहीद बताते हैं। हर कदम पर नक्सलियों के मुखबिर से सामना होता। संघम और जन मिलिशिया नाम के संगठन के जरिए अपने जासूस से नक्सली हर आहट पर नजर रखते हैं। अंधेरे में हमें नक्सलियों के एक महिला ग्रुप से मिलवाया गया जो कंधों पर बंदूक बांधे नाच रही थी। इसके आगे जाने से हमें रोक दिया गया। कहा गया आगे जाने का आदेश नहीं है। 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन हमने आगे जाने का इंतजार किया, लेकिन हमें कह दिया गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। हमें वापस लौटना पड़ा, लेकिन यहीं से हमारे मन में सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर भारत के एक हिस्से पर नक्सलियों का अघोषित शासन कैसे चलता है। क्या कभी रेड कॉरिडोर के नाम से बदनाम अबूझमाड़ को बचाने की कोशिश नहीं हुई? देश का इतना बड़ा इलाका कैसे नक्सलियों के कब्जे में छटपटा रहा है? आखिर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अबूझमाड़ के अंदर एक तो एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन बहुत कम है, और पॉपुलेशन भी छितरे हुए मतलब इसमें है, और इस कारण से कोई स्थायी बसाहट नहीं होने के कारण से सालों तक लोग उसके अंदर कोई जाते नहीं थे और कोई काम नहीं था। इस कारण से उसका कभी सर्वे भी ठीक से नहीं हो पाया। इससे भी चौंकाने वाला सच ये सामने आया कि आजादी के बाद से सिर्फ एक बार अबूझमाड़ के जंगलों को नक्सलियों से आजाद कराने की कोशिश हुई। 30 से ज्यादा नक्सली पकड़े भी गए, लेकिन फिर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कच्चा सर्वे था, उसके आधार पर एक बड़ा लॉन्च किया था ऑपरेशन 2 साल पहले सुरक्षा बलों ने, तो उसमें चारों तरफ से प्रवेश किए थे। तो उस सर्वे को काफी अपडेट किया गया है कि कहां कहां पर बसाहट है, कहां कहां पर नदी नाले का कटाव कैसा है, उसके हिसाब से काफी अपडेट हुआ है उसमें। आदिवासी संस्कृति के नाम पर अबूझमाड़ के जंगल में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक है। इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं। अबूझमाड़ का भौगोलिक हालात भी गुरिल्ला युद्ध के लिए मुफीद है। दिन में रात जैसे हालात पैदा करने वाला घना जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जंगल में सड़क के नाम पर सिर्फ पगडंडी जो किसी न किसी गहरे नाले के आगे खत्म हो जाती है। इन्हीं हालातों की वजह से नक्सलियों के लिए अबूझमाड़ आरामगाह बना हुआ है। गुरिल्ला युद्ध लड़ने का बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो घने जंगल है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, आने जाने का साधन नहीं होना चाहिए, क्षेत्र आबादी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट अबूझमाड़ में है, इसलिए नक्सलियों को बहुत फायदा मिलता है, उसको हमेशा अपर एंड होता है। जो सुरक्षा बल के लोग जाते हैं उनको न तो बोली उनका पता है, न रीति पता है, न आने जाने का मार्ग पता है, कहाँ रुकना है, किससे क्या बात करना है, कुछ नहीं पता, तो वो क्या एकदम अलग ही हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप सुरक्षा बलों को वहां पर काम करना बहुत कठिन होता है। अबूझमाड़ की अबूझ कहानी अभी अधूरी है। आखिर किन हालात में हैं वो आदिवासी जिनके हक की लड़ाई के नाम पर नक्सलियों ने अबूझमाड़ पर कब्जा कर रखा है? क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया है या फिर वो नक्सलियों की लड़ाई में पिस रहे हैं? बताएंगे अबूझमाड़ का हर सच उन्हीं आदिवासियों की जुबानी। कैमरामैन अभिषेक पटस्कर के साथ अभिषेक झा, जी मीडिया, अबूझमाड़। अबूझमाड़ के आदिवासियों की जिंदगी कितनी तकलीफों से गुजरती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। न पीने का पानी है, न सड़क है और न ही अस्पताल। अबूझमाड़ के आदिवासी आज भी अपनी किस्मत के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल के लिए मोहताज हैं। अबूझमाड़ जंगल जितनी अबूझ पहेली है, उससे कहीं ज्यादा नारकीय जिंदगी वहां के आदिवासियों की है। जंगल, जमीन और जल की लड़ाई की आड़ में वो एक तरफ नक्सलियों के पैरों के तले मसले जाते हैं, तो दूसरी तरफ विकास और लोकतंत्र के नाम पर भी खूब ठगे जाते हैं। जिंदगी जैसे जहालत बन गई है। जीवन की पगडंडी में पत्थरों के कांटे बिछे हैं। सड़क किस चिड़िया का नाम है ये तो जानते तक नहीं। अबूझमाड़ के आदिवासी सरकारी वादों और नक्सलियों के दावों के बीच लाश बनकर जीने को मजबूर हैं।
जिंदगी की समस्या ही समस्याओं का ढेर बन गई है। समस्या तो यहाँ पर वही लाइट का है, रोड का है, सारी समस्या है यहाँ पर। और उसके बाद बहुत समस्या है, पर किस समस्या को हम बताएं। समस्या तकलीफें तो गगनचुंबी इमारतों वाले बड़े शहरों में भी होती हैं, लेकिन जब आप अबूझमाड़ के आदिवासियों की तकलीफें जानेंगे तो शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। विकास नाम के ढोल से सिर्फ दर्द और कराहने की आवाज आएगी। बिजली तो दूर की बात है, उन्हें तो पीने का पानी भी मयस्सर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सूख गई है। यहाँ के लोग तो ये भी अंतर नहीं कर पाते कि साफ पानी और गंदे पानी का फर्क क्या है। पाइपलाइन है, कई सालों से पाइपलाइन बंद पड़ी है। वो आज तक टंकी बनी है, लाखों रुपए की टंकी, वो उसमें कोई आज तक काम नहीं हुआ। वो टंकी वहाँ आप लोग देखेंगे आगे जाके, टंकी है पानी की, वो आज तक यूज नहीं हुई। मैं प्राय कई जगह बनी है, सब जगह यूज होती, मगर यहाँ के नाम से कुछ नहीं हुआ। अबूझमाड़ जंगल के अंदर करीब 200 गांव हैं। वहां की हालत छोड़ भी दीजिए तो ओरछा में स्कूल अस्पताल की ऐसी हालत है जैसे हड़प्पा के खंडहर अवशेष के रूप में बचे हों। स्कूलों में जैसे सन्नाटा पसरा रहता है। ओरछा में भविष्य बनाने वाले न टीचर, न मददगार सरकारी बाबू, न ऑफिस के क्लर्क हैं। सिर्फ एक अदद चपड़ासी के सहारे पूरी व्यवस्था चलती है। पीने के पानी की किल्लत की तरह बाबुओं की आंखों का पानी भी सूख गया है। वो ओरछा की जगह नारायणपुर में बैठते हैं, जहां उनके लिए तमाम सुविधाओं का अंबार लगा होता है। समस्याओं का आप लेकर चल रहे हैं तो समस्याएं तो बहुत है। हमारे यहाँ रमन जी आए थे, यहाँ झाड़ के पास बैठ के उन्होंने डिक्लेयर करे थे कि बस स्टैंड बनेगा, मगर आज साल भर होने जा रहे हैं, न बस स्टैंड बना। ये कंक्रीटिंग रोड का था, ये कंक्रीटिंग रोड नहीं हुई। ये निर्माण का था, रेन बसेरा का, ये भी नहीं हो पाया। कोई भी काम में यहाँ को कोई रुचि नहीं लेता है। अधिकांश यहाँ अधिकारी लोग भी नहीं रहने के कारण और ज्यादा परेशानियां होती हैं। इन आदिवासी बच्चों को देखिए, जिस उम्र में आज गांव-गांव में बच्चे स्कूल जाते दिखते हैं, उस उम्र में ये बस बाहर से आए लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे कोई उल्का पिंड इनके यहाँ टपका हो। इनके लिए पढ़ाई लिखाई और सुनहरे भविष्य का सपना तो छोड़ दीजिए, इतना अन्न भी नहीं कि पेट की आग बुझा सकें। भूख, गरीबी और जहालतहीन की जिंदगी की वो पूंजी है जो इन्हें हम जैसे सभ्य समाज से विरासत में मिलती है। 1969 में इस सरकारी स्कूल की स्थापना जरूर अबूझमाड़ में कर दी गई, लेकिन इस स्कूल की स्थिति आज की तस्वीर की स्थिति को दर्शाती है। वाकई में सरकार जिन इलाकों में विकास को पेश करना चाहती है, विकास के सहारे नक्सलवाद का मुकाबला करना चाहती है, वहां पर इस स्कूल का हश्र बताता है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर कितनी गंभीर है। ओरछा के इस बाजार को देखकर आप पर्यटन का मजा ले सकते हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी अबूझमाड़ के आदिवासियों के लिए ये वो लाइफलाइन है जिनके सहारे वो अपनी जरूरत के सामानों को खरीदने बेचने के साथ साथ एक दूसरे का दुख दर्द भी बांट लेते हैं। जिंदगी का क्या है, वो तो बस चलती जाती है और चल ही जाएगी, लेकिन उन लोगों का क्या जो अधिकार दिलाने के नाम पर ना जाने कितने जुल्म ढाते हैं, और उन लोगों का भी क्या जो मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागजी वादों का अंबार लगाते रहते हैं। तहसीलदार साहब का केबिन तो है, मगर साहब नदारत हैं। ऐसे में विकास इस क्षेत्र में आए तो कैसे आए? एक साल में ऐसे गिने चुने मौके होंगे जब साहब और उनके कर्मचारी यहाँ पर नजर आते होंगे। पूरा दफ्तर एक चपरासी के भरोसे चलता है जो इस पूरे दफ्तर की देखरेख करता है। रहा सवाल यहाँ के लोगों का, तो उनकी मजबूरी है कि या तो नारायणपुर अपनी फरियाद लेकर जाएं या चुपचाप इसी तरह अबूझमाड़ में गुमनाम होकर बस जाएं, रह जाएं। ऐसे में नक्सलवाद पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश कैसे सुधरेगी, कैसे इस क्षेत्र में बदलाव आएगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा करती है। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, नक्सलवाद जारी है। गांव और कस्बों से
चौराहों और चौपालों से जनता का सीधा संवाद। वोटर बताएगा अपना मिजाज। चुनाव यात्रा हर शाम 6:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप्स, प्रायोजक पैरागॉन ऑप्टिक चप्पल, पैसा वसूल और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। हर रास्ता मुश्किल होता है, उसे आसान लक बनाता है। लक्स कोसी, अपना लक पहन के चलो। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। आइए मैं आपको हमारे अन्नदाता से मिलवाता हूँ। लोग इन्हें किसान कहते हैं। ये वो है जो धरती को चीर उसके दिल में बीज बोते हैं, उसे सींचकर उगाकर घर घर अन्न पहुंचाते हैं। हम तो बस खेतों में इनका साथ दे रहे हैं, बूंदों की जगह लहरों की बौछार दे रहे हैं। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति पंप्स। हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। The Amazing Spider-Man 2 हिंदी में। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। विकास की रेस में पहले से हाशिए पर रहे आदिवासियों के लिए सरकारी मदद भी झूठ फरेब से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकारी अधिकारी और बाबुओं के लिए दफ्तर तरसते हैं, अस्पताल खुद बीमार हैं, स्कूल में टीचर सालों से नहीं आते। आपको लगेगा जैसे यह किसी दूसरे देश की सच्चाई है, लेकिन आप खुद देखिए कि भारत का ही एक हिस्सा कैसे नक्सलियों और सरकारी बाबुओं के फरेब में फंसा हुआ है। अबूझमाड़ के आदिवासियों के लिए सबसे पास सरकारी मदद का ठिकाना ओरछा है। ओरछा में नाम के लिए तो बाबुओं का दफ्तर, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन अस्पताल की हालत खुद बीमारों जैसी है। अस्पताल में हमें सिर्फ एक डॉक्टर मिले जो पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, लेकिन दिल में कसक भी है कि वो मरीजों की ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि अस्पताल में ना तो दवाई और ना ही दूसरी सहूलियतें मिल पाती हैं। उनका लाइफ जो है उस हिसाब से पूरा समर्पण है वो यहाँ के लिए। अभी लगभग उनको 20-21 साल हो गए जब से सर्विस की है, पूरा यही लगे हुए हैं। अब ओरछा के इस स्कूल को देखिए, आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन स्कूल में ना तो कोई टीचर है और ना ही कोई छात्र। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर की नियुक्ति ना हुई हो। जिला मुख्यालय नारायणपुर में बैठकर टीचर पूरे महीने की सैलरी घर ले जाते हैं और उसी सैलरी में उनका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में तालीम पाता है। बस कहीं पीछे छूट जाते हैं तो आदिवासियों के वो बच्चे जिनके नाम पर ये टीचर मोटी तनख्वाह उठाते हैं। 1969 में इस सरकारी स्कूल की स्थापना जरूर अबूझमाड़ में कर दी गई, लेकिन इस स्कूल की स्थिति आज की तस्वीर की स्थिति को दर्शाती है। वाकई में सरकार जिन इलाकों में विकास को पेश करना चाहती है, विकास के सहारे नक्सलवाद का मुकाबला करना चाहती है, वहां पर इस स्कूल का हश्र बताता है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर कितनी गंभीर है। सरकारी लापरवाही की इंतहा यहीं खत्म नहीं होती। ओरछा में ना तो सरकारी बाबू आते हैं और ना ही कोई क्लर्क या कर्मचारी, और ऐसा 1 या 2 महीने के लिए नहीं होता है, पूरे साल सरकारी बाबू यहाँ नजर नहीं आते। अब भला गरीब आदिवासी
जो पहले ही जिंदगी की जद्दोजहद से जंग लड़ रहा होता है, वो कहां नारायणपुर जाकर अपनी फरियाद सुनाए? क्या भरोसा कि जिला मुख्यालय जाने से बाबू के दर्शन हो ही जाएं? उसकी जिंदगी तो इसी आस में कटती है कि काश सरकारी बाबू उनका दर्द सुनते, महसूस करते और फिर उसे दूर करने की कोशिश करते। और सब कुछ यहाँ रहना चाहिए। यहाँ से चले गए नारायणपुर बैठते हैं तो रोड भी अच्छा रहना चाहिए। जो यहाँ विकास बनना हो, विकास भी बन नहीं पा रही है। सब नारायणपुर चले जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए भी नारायणपुर बाबू लोग, साहब लोग सब कोई बैठे हैं। उन लोगों के लिए उधरी पीछे दौड़ना पड़ता है। छोटे बच्चे लोग, पढ़ने वाले, लिखने वाले मार्ग से 30-40 किलोमीटर दूर से आते हैं ना, यहाँ काम बन नहीं पाता है, सीधा नारायणपुर चले जाते हैं। अबूझमाड़ में सरकारी योजनाओं के बारे में तो पूछिए ही मत। वो कौन बनाता है और कौन लागू करवाता है, इसे सिर्फ बनाने वाले और लागू करने वाले ही जानते हैं। वो तो भला हो आंगनबाड़ी का, जिस वजह से कुछ आदिवासी बच्चों को थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, लेकिन वो भी कभी कभी। कितना और कैसा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमूमन अबूझमाड़ के हर गांव की स्थिति इसी तरह की नजर आती है। सरकार की योजनाओं में केवल आंगनबाड़ी है जो इन गांवों में किसी हद तक कामयाब होती नजर आती है। दिल्ली और रायपुर में एसी कमरों में बैठकर मंत्री और सरकारी बाबू अबूझमाड़ के आदिवासियों के विकास के लिए लंबे चौड़े कागजी प्लान तैयार करते हैं। विकास के दम पर नक्सलवाद से लड़ने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब आप हकीकत की जमीन पर पैर रखेंगे तो देखेंगे कि रायपुर से निकलने वाली विकास के वादों की गाड़ी की अबूझमाड़ आते आते खुद सरकारी बाबू ही हवा निकाल देते हैं। तहसीलदार साहब का केबिन तो है, मगर साहब नदारत हैं। ऐसे में विकास इस क्षेत्र में आए तो कैसे आए? एक साल में ऐसे गिने चुने मौके होंगे जब साहब और उनके कर्मचारी यहाँ पर नजर आते होंगे, तो उनकी मजबूरी है कि या तो नारायणपुर अपनी फरियाद लेकर जाएं या चुपचाप इसी तरह अबूझमाड़ में गुमनाम होकर बस जाएं, रह जाएं। ऐसे में नक्सलवाद पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश कैसे सुधरेगी, कैसे इस क्षेत्र में बदलाव आएगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा करती है। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ अभिषेक झा, जी मीडिया, अबूझमाड़। और ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है। जिंदगी पानी की तरह अपनी राह ढूंढ ही लेती है। अबूझमाड़ के आदिवासियों की जिंदगी भी पानी की ही तरह है, जो हर हालात में बहने के लिए मजबूर है। उनकी जिंदगी के कई रंग हैं, जो हर हाल में उनको जीने का हौसला देते हैं। लेकिन ये कितना आसान है, ये भी देखिए आप। मल्टीप्लेक्स और डीटीएच के जमाने में अबूझमाड़ के आदिवासियों का ये नाचना गाना आपको टूरिज्म जैसा लगेगा, लेकिन बेइंतहा तकलीफ, अभाव और गरीबी के दर्द में जीने को मजबूर इन आदिवासियों के लिए ये मनोरंजन के साधन से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इन्हीं नाच और गानों के शब्दों में इनके जीवन की खुशी की डोर बंधी है। इन्हीं गानों के जरिए ये अपने मन की तरंगों को खुले आसमान में हिलोरे मारने के लिए छोड़ देते हैं, जहां पहाड़, जंगल और नदी से टकराकर इनकी आवाज वापस लौटती है, जीने का सहारा देती है। गरीबी की मार झेल रहे और सुख सुविधाओं से कोसों दूर इन आदिवासियों की जिंदगी में कई रंग भर जाते हैं। ढोल नगाड़ों पर जैसे ही इनके हाथ पड़ते हैं, जंगल में मनोरम समा बंध जाता है। गम और तकलीफ मानो नगाड़ों की थाप में कुछ देर के लिए गायब होने का नाटक कर रहे हैं। माड़ की संस्कृति में आतंक का रंग भले ही अलग हो और पुलिसिया खौफ भले ही अलग हो, लेकिन एक चीज तो साफ है कि यहाँ के संस्कृति में लोगों को संस्कृति और समानांतरता का रंग खूब आता है। लोग अपने सांस्कृतिक मायनों को खूब समझते हैं और हर उस पहलू को खूब जीते हैं जहाँ पर जिंदगी लगता है कि जी रही है। अपने लोग, अपने समाज और हम उम्र आदिवासी लड़कियों का ये समूह पूरे अबूझमाड़ को प्यार के गीत से गूंजने के लिए मजबूर कर देता है। वहीं आदिवासी पुरुष तेंदुपत्ते पर समूह में भरपेट भोजन का पूरा स्वाद लेते हैं। आदिवासी जहां गम की गहरी खाई को अकेले पार करते हैं, तो खुशी के कुछ पल पूरे समाज के साथ बांटते हैं।
leggings for any time, anywhere. टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल में लाए मजा। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। देश में चुनावी घमासान चरम पर है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुद्दे और दांव आजमाने में जुटी है। लेकिन चुनावी घमासान के बीच में एक चेहरा जो सबके निशाने पर है वो है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का चेहरा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो या जेडीयू, सभी दलों के नेताओं के बयान सीधे मोदी को निशाना बना रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर नरेंद्र मोदी ही सियासी दलों के निशाने पर क्यों हैं? सियासत के तमाम अंतर विरोधों के बीच नरेंद्र मोदी ही सेंटर स्टेज पर नजर क्यों आ रहे हैं? सवाल यह भी है, क्या वाकई इस माहौल का फायदा मोदी को मिलने वाला है या फिर विरोधियों का एकजुट हमला उन्हें सियासी पटकनी देने में कामयाब होगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। उम्र के 6 दशक से ज्यादा पूरे कर चुके बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी यूथ आइकन के तौर पर पेश करती है। तो वहीं नरेंद्र मोदी के आक्रामक भाषण और प्रचार को देखकर विरोधी पार्टियों के नेता भी ये मानने लगे हैं कि प्रचार में वो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। विकास मॉडल और भ्रष्टाचार जैसी बातें इतना बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकती हैं कि उसके सामने जाति, धर्म, संप्रदाय जैसे चुनावी मुद्दे हवा होने लगे। ऐसा शायद इन चुनावों से पहले किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन यह हो रहा है और इसलिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सियासत के केंद्र में नजर आ रहे हैं। वो भी तब जब मोदी पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। मोदी बनाम ऑल, सियासत की बदली हुई तस्वीर के महामुकाबले में यही तस्वीर सबको नजर आ रही है। सोनिया, राहुल, माया, मुलायम, नीतीश, इन सभी के केवल दल बदले हैं, लेकिन सियासी निशाना सिर्फ एक है, वो है नरेंद्र मोदी। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में अब नया ऐलान शुरू कर दिया है कि कमल को दिया हर वोट मोदी को वोट होगा। उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल भेजिए। भाइयों बहनों, ये हवा का रुख साफ बताता है, अब दिल्ली में मजबूत सरकार बनने वाली है। कमल भेज लीजिए, मैं आपको मजबूत सरकार देने का वादा करता हूं। यानी विरोधियों के एक सुर से किए हमलों के जवाब में मोदी का नारा सिर्फ इतना कि उनको दिया वोट किसी के खिलाफ नहीं बल्कि देश के विकास के लिए